आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं अपना बिहार और अपना बिहार में जो पहली खबर है वो है पटना में जिहाद और आतंक का खेल से जुड़ी हुई कि यह खेल कितना बड़ा था, यह खेल कितना बड़ा चल रहा था, उस पर हम आज करेंगे आंख खोलने वाला खुलासा। हम बताएंगे कि किस तरह जिहादियों ने 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश पर काम कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस खुलासे के बाद पीएफआई की तुलना आरएसएस से करने वाले पटना से एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों से जुड़ी बड़ी खबर। न्यूज 18 की खबर पर बड़ा असर हो गया है। पटना एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है और विवादित बयान को लेकर नोटिस जारी किया गया। मानवजीत सिंह ढिल्लों को नोटिस जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की थी। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने पटना एसएसपी को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 48 घंटे का वक्त दिया है और एसएसपी से पूछा है कि उन्होंने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया। राजधानी पटना में आतंकियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। पटना की धरती से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही थी। पटना पुलिस ने पीएफआई के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया और इस खुलासे के दौरान पटना एसएसपी ने वो बयान दिया जो एक जिम्मेदार अधिकारी को शोभा नहीं देता। पटना के एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी। पटना में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली साजिश रची जा रही थी। पीएफआई का टेरर प्लान बनाने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों आए तो थे इस्लामिक राष्ट्र की साजिश का सच बताने, लेकिन उन्होंने साजिश के सूत्रधारों की तुलना राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस से कर दी। अनुसंधान अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। आरएसएस की तुलना करने वाले एसएसपी को प्लान 2047 के इन दस्तावेजों को देख लेना चाहिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 10% मुस्लिम साथ हैं तो बहुसंख्यक घुटनों पर होंगे। 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का टारगेट है। भारत में इस्लाम का गौरव फिर से स्थापित करेंगे। इस्लामिक राष्ट्र के लिए रोड मैप तैयार है। दिमाग में रखो, इस्लामिक शासन लाकर रहना है। अल्लाह के कानून को स्थापित करना मुस्लिम का धर्म है। जाहिर है संदिग्धों के पास से इंडिया 2047 के नाम से खतरनाक डॉक्यूमेंट मिले हैं। पुलिस के हाथ लगे 7 पेज के डॉक्यूमेंट में पूरी प्लानिंग का जिक्र है। सवाल है कि पाटलिपुत्र की धरती से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रचने वालों की तुलना आरएसएस से करने की जरूरत क्या थी। जाहिर है पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कथित आतंकी साजिश की तुलना आरएसएस से करके नए विवाद को जन्म तो दे ही दिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। जो पाटलिपुत्र देश का गौरव है, उसी पाटलिपुत्र की धरती से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही थी। टारगेट 2047 तक रखा गया था और इसके साथ 12 जुलाई को पीएम के मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की एक बड़ी साजिश थी। लेकिन वक्त रहते पूरी प्लानिंग डिकोड हो गई। रिपोर्ट देखिए। 12 जुलाई को पीएम मोदी बिहार दौरे पर थे। प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले ही पुलिस ने इन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गौर से देखिए पकड़े गए इन 2 चेहरों को। 2 गिरफ्तार संदिग्धों में एक झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा जलालुद्दीन है और दूसरा उसका साथी अतहर परवेज है। इन दोनों पर आरोप है कि मार्शल आर्ट और शारीरिक शिक्षा देने के नाम पर ट्रेनिंग देते थे।
दोनों पर धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकवादी गतिविधि चलाने का भी आरोप है। फुलवारी शरीफ का यही वो अहमद पैलेस है जहां टेरर की ट्रेनिंग दी जाती थी। वो अहमद पैलेस है जिसको लेकर पटना पुलिस ने तमाम दावे किए हैं। पटना पुलिस का दावा है कि इसी मकान में जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस के, उनका ये मकान बताया जा रहा है और इस मकान में कई जो राजनीतिक संगठन हैं उनके नाम पर SDFI का नाम आया है और इसी के नाम पर संगठन बनाकर मोहम्मद अतहर जो है वो सिमी का पूर्व सदस्य रहा है, उसने यहाँ पर देश विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की है और उसका मकसद था कि 2047 तक बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अब आप समझिए कि इनका प्लान 2047 क्या था जो अब डिकोड हो चुका है। इस पूरे प्लान के दो अहम किरदार हैं, जलालुद्दीन और अतहर परवेज, जिनका मकसद था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। इसके लिए ये मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे थे और जिसकी फंडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने के बाद भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अभी इस बात से इनकार कर रही है कि एक जगह है फुलवारी में नया टोला अहमद पैलेस करके, उसके जो मालिक मकान है मोहम्मद जलालुद्दीन, ये पहले झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हुए और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, कि इनके मकान में एक ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स के माध्यम से धार्मिक कठोरता और जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। जाहिर है शारीरिक शिक्षा के नाम पर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का टारगेट सेट किया जा रहा था। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना में जिहाद और आतंक का बड़ा खेल हो रहा था और जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीनों से फुलवारी शरीफ में देश विरोधी साजिश रची जा रही थी। देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान था, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे पर खुफिया इनपुट से पुलिस के कान खड़े हो गए। अपने नापाक इस्लामिक मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए PFI किस तरह साजिश रच रहा था, रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और 7 जुलाई को फुलवारी शरीफ के इसी घर में बड़ी साजिश की बैठक हुई। इस मीटिंग में 10 से 12 लोग शामिल हुए। अहमद पैलेस का मालिक है झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन, जबकि अतहर परवेज ने इस घर को ट्रेनिंग के लिए किराए पर ले रखा है। अतहर परवेज सिमी का सदस्य रहा है। सिमी के प्रतिबंधित होने के बाद वो सिमी के पूर्व सदस्यों को कानूनी मदद मुहैया कराता था। अतहर फिलहाल SDPI का पटना जिला महासचिव है। PFI के कहने पर अतहर सिमी के पूर्व सदस्यों को SDPI से जोड़कर बड़ा संगठन खड़ा कर रहा था ताकि 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। इनके जो भी ऑफिस बियरर्स हैं और जो भी इनके मेंबर्स थे, क्योंकि उनकी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि कमेटी में कौन कौन था और उनमें से बहुत से लोग नामजद भी हुए हैं और उनके हम लोग बैंक अकाउंट्स और जितने भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं कम से कम पिछले 1 साल में, उसकी हम लोग जांच करवाएंगे। ये जो 26 लोग हैं ये सभी पटना के रहने वाले? नहीं, सभी पटना के रहने वाले नहीं, अधिकांश पटना के रहने वाले हैं। कुछ लोग दरभंगा के भी हैं, बिहार के अन्य जिला के भी हैं, दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका के भी उनमें से एक अभियुक्त है जो कि मीटिंग में शामिल हुए हैं। अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल से जो 7 पन्नों का दस्तावेज बरामद हुआ है उसका नाम है इंडिया टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लामिक इंडिया। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि अगर देश के मुस्लिमों की आबादी का 10% हिस्सा भी इस काम में हमारे साथ है तो हम कायर बहुसंख्यकों को घुटनों के बल ला देंगे और भारत में इस्लाम की सत्ता स्थापित कर देंगे।
इस खतरनाक खुलासे के बाद उम्मीद है जल्द ही इस मामले की जांच को एनआईए को सौंप दिया जाएगा। उनकी बेसिकली जो एग्रीमेंट किया गया था, उनके मीटिंग्स में वो एक्टिवली शामिल होते थे। तो जब एक्टिवली शामिल होते थे, उनके पास जैसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इनकी प्रॉपर हाजिरी बनती थी, जो भी मीटिंग्स होती थी तो उसमें वो एक्टिवली शामिल होते हैं, तो उनको बीपीएफआई का कार्यकर्ता माना जा रहा है। एनआईए की टीम पहुंची है कि नहीं? एनआई की टीम अभी नहीं पहुंची है, लेकिन वो भी निश्चित रूप से इसमें अनुसंधान में सहयोगी तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन सभी पहलुओं पर पुलिस के द्वारा विशेष टीम बना के कार्रवाई की जा रही है। उनके आने का मकसद, उनके रुकने का मकसद, वहाँ पर जो दस्तावेज लिखे वो सारे मकसद, और मोबाइल फ़ोन की विशेष एनालिसिस की जा रही है। सोशल मीडिया को भी खंगाला जा रहा है। तो और जो व्यक्ति पकड़े गए उनका पूरा बैकग्राउंड, वो कहाँ कहाँ रहे, किन लोगों से टच में रहे, तो एक पूरा बृहद नेटवर्क पर हम लोग काम करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। राजधानी पटना के इस इलाके में रची जा रही थी देश विरोधी साजिश। फुलवारी शरीफ पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। नामजद लोगों में पटना, दरभंगा और दूसरे जिलों के लोग शामिल हैं। दानापुर से अमरजीत शर्मा, पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो राजधानी पटना में आतंकी गतिविधियों के खुलासे पर पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वोट की राजनीति से आतंकियों का मनोबल बढ़ा, साथ ही राज्य में कमजोर सरकार होने पर आतंकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए सॉफ्ट टारगेट उनका है, वहीं पर ये सब एक्सपोज हो रहा है। बिहार में ये गतिविधि पहले था। बिहार शरीफ एक ऐसा जगह है, फुलवारी शरीफ, जहाँ ये गतिविधि बहुत पहले से चलती थी। कई बार इस पर उदाहरण इसको लीक आउट किया गया, लेकिन बिहार सरकार एकदम शिथिल थी, निगेटिव में चलती थी, क्योंकि ये अल्पसंख्यक वोट की राजनीति पर बेस करते हैं। और ये मुंगेर पुलिस ने 70 कारतूस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर का नाम मोहम्मद फरमान है। पुलिस को खबर मिली थी कि बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति कारतूस के साथ पहुंचा है, जिसके बाद छापेमारी की गई। गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि वो 2 महीने से तस्करी कर रहा था। उसने एक व्यक्ति से कारतूस खरीदी थी। 2 दिन पहले भी मुंगेर में एक महिला को 4 कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया था और उसी की निशानदेही पर जमुई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां इंटर की छात्रा से कोचिंग के टीचर ने रेप किया है। पीड़ित अपने गांव के ही कोचिंग में पढ़ने जाती थी, जहां के टीचर अशोक कुमार पर रेप का आरोप लगाया और इसके अलावा कोचिंग के एक और शिक्षक बिट्टू और कर्मचारी अजीत कुमार को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों रेप के वक्त वहां मौजूद थे। पीड़ित ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज करा दी और अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित की मेडिकल जांच कराई जा रही है और इसके बाद कोर्ट ने उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। पीड़ित ने बताया कि वो 3 साल से कोचिंग जाती थी। पिछले साल दिसंबर में वो बाजार जा रही थी और इसी दौरान टीचर ने उसे झांसा देकर कोचिंग में ले गया और रेप किया और इसके बाद इस साल फरवरी में फिर उसे धमकाकर रेप किया गया। लड़की ने बताया कि उसे बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लगाई है। कौन कौन है तीनों, क्या है? तीनों में अशोक है, अशोक कुमार चौधरी है, दूसरा बिट्टू कुमार, अशोक कुमार साहनी है, बिट्टू कुमार चौधरी है और एक है अजीत कुमार पंडित। तीनों पर आरोप लगाई है। कोचिंग का शिक्षक लिया गया? हाँ, कोचिंग में पढ़ती थी, पढ़ने के ही बिहार के पूर्व मंत्री और बोचहा से 9 बार विधायक रहे रमई राम का गुरुवार को निधन हो गया। रमई राम ने पटना के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। रमई राम के निधन पर सभी राजनीतिक दलों ने शोक जताया है। राजकीय सम्मान के साथ रमई राम का अंतिम संस्कार होना है। बिहार के बड़े समाजवादी नेता रमई राम का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। रमई राम ने पटना के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें दिल की बीमारी थी। रमई राम के निधन से बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक ने रमई राम के निधन पर शोक जताया है। हम लोगों के बीच नहीं है, उम्मीद है को जो है भगवान
कहने की शक्ति है और प्रार्थना है कि आत्मा को शांति मिले। रमई राम की पहचान बिहार के बड़े दलित नेता के रूप में होती रही है। इनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। रमई राम मुजफ्फरपुर की बोचहां सीट से 9 बार विधायक रहे। 1990 से 2015 तक सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, रमई राम करीब करीब सभी सरकारों में हिस्सेदार रहे। रमई राम जो कि बोचहां से 9 बार विधायक रह चुके हैं, नीतीश सरकार और लालू सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से वो लंबे समय तक विधायक रहे हैं तो वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। रमई राम का राजनीतिक सफर कई पार्टियों से होते हुए यहाँ तक पहुँचा था। उन्होंने राजनीति की शुरुआत जनता पार्टी से की और फिर लोकदल, जनता दल, आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी और जेडीयू होते हुए फिलहाल वीआईपी में थे। बिहार की राजनीति में रमई राम के निधन से खाली हुई जगह को भर पाना मुश्किल है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।